दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 5 कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट 6 होगा। हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बता रहा है स्रोत घ के बारे में। बता रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ें उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा, यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है बाल गंगाधर तिलक, जो कि 20वीं सदी की शुरू की उनकी तस्वीर है, बाल गंगाधर तिलक की। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा क्लास 10th की चैप्टर 2 का 1 to 5 तक का वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का, तो आप लोग जाके प्रीवियस में देख सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, यानी कि लोगों के मन में ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। बताया जा रहा है कि सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। यानी कि लोग एक साथ जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और इसी धीरे धीरे क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। ठीक है। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। ठीक है। इसको हम लोगों ने अध्याय 1 में देखा था, तो ये चीज बता रहा है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। यानी कि देखिए, पहले के समय में जो है राष्ट्र को एक मातृ देवी के रूप में दिखाया जाता था, एक औरत के रूप में दर्शाया जाता था। आज हम लोग पढ़ेंगे भी, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कैसे 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। देखिए बताया जा रहा है, इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। देखिए, भारत माता की चित्र बनाने का आरंभ किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो किसके लेखक हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। और आनंद मठ के भी रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। देखिए, मैंने बताया ना, तो एक चीज कह रहा है कि 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति, यानी कि मातृभूमि की आराधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए क्या किया? वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। किसको? वंदे मातरम गीत। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। क्यों हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के कारण। ठीक है। तो उस समय खूब गाया गया किसको? वंदे मातरम गीत को। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने क्या करते हैं? तो भारत माता की चित्रकारी करते हैं। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। की चित्र 14, यहाँ बताया था चित्र 12 देखें, यहाँ चित्र 14 करा। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। देखिए, आप लोगों को मैं चित्र 12 और चित्र 14 दोनों दिखाया था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो है भारत माता का प्रारंभिक चित्र है, जो कि बताया जा रहा है कि भारत माता, यहाँ आप लोग देख सकते हैं बड़े अक्षर में, चित्र 12, भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में बनाए थे इसको। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है और देवी रूप में दिखाया गया, बिल्कुल शांत चित्त में दिखाया गया है। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं चित्र नंबर
14 में, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है भारत माता की जो चित्र दिखाया गया है, इसकी भी छवि किसने बनाई है, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई है, लेकिन बाद के वर्षों में बनाई है। तो यहाँ जो है अब शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, भारत माता को शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इनके साथ जो है गज यानी कि हाथी को दिखाया गया है और सिंह यानी कि शेर को दिखाया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले वर्षों में कितना बदलाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हम लोगों का? हम लोग का टॉपिक था कि मातृ देवी की छवि को क्या माने जाने लगा? राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। इस चीज़ को हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। यानी कि लोग अपने अस्तित्व को, अपने इतिहास को नहीं जानते थे। भारतीय लोगों का इतिहास जो है बहुत गौरवपूर्ण रहा है और इस चीज़ को लोग नहीं जानते थे। तो अब जो है लोक कथाओं के माध्यम से और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि हम लोगों का जो है प्राचीन इतिहास, पूर्व का इतिहास कैसा रहा, हम लोग कितने जो है शक्तिशाली हुआ करते थे, हमारे जो है पूर्वज कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। इस चीज़ को याद दिलाते हैं ताकि लोगों में जो है एक जोश और उम्मीद जगे। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रवींद्रनाथ टैगोर भी लोक कथा गीत, बाल गीत और मिठकों, देखिए यहाँ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को दर्शाया गया है जो कि हाथ में क्या किए हैं, एक पुस्तक लिए हैं और इस पुस्तक में हाथ में क्या किए हैं, एक पुस्तक लिए हैं और पुस्तक जो है भारत माता के चित्र को दर्शाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बताया जा रहा है कि चित्र 13 जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र के साथ जो है दिखाया गया को इकट्ठा करने निकल पड़े। कौन? तो रवींद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल के क्षेत्र में जो है जो लोक कथाएं थी, लोकगीत थे, उसको इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनः जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। किसने? रवींद्रनाथ टैगोर ने। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लोर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं भारतीय साहित्य होती हैं, यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ठीक है, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तस्वीर के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। यानी कि लोग बताते थे कि कौन से चिन्ह और प्रतीक जो है क्या दर्शा रहे हैं। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, कब चल रहा था? तो 1905 में। और उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो है वायसराय कौन था? तो 1905 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के ही कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको मैं एक जगह संकलन करूंगा और आप सभी जो है उसको खुद भी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको उससे फायदा मिले। देखिए मेरा जो ये वीडियो है ये खास करके जो टीचर एग्जाम होने वाला है उसके लिए है, साथ ही साथ बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और रेलवे, इन सभी एग्जाम में फायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो 10th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है उनको भी ये फायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग इसको जो ध्यान से देखेंगे। तो दौरान तिरंगा झंडा बनाया गया था जिसमें हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें 3 रंग मिलाए गए थे। कौन कौन से? तो हरा, पीला, लाल। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों व प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। यानी देखिए इसमें जो है ये जो तिरंगा झंडा बनाया गया था इसमें हरा, पीला, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व किससे किया जा रहा था? तो कमल के 8 फूलों से। और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किससे हो रहा था? तो एक अर्धचंद्र से दिखाया गया था। ठीक है, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। गांधी जी जो तिरंगा झंडा तैयार किए थे उसमें किस रंग का प्रयोग किए थे? तो सफेद, हरा और लाल। इसके माध्यम से गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी। इसके मध्य में
जो गांधी जी अपना तिरंगा झंडा बनाए थे उसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक जो है, जो चरखा है, उसको जगह दी गई थी। जो स्वावलंबन का प्रतीक था, कौन, जो चरखा था उसमें जो चक्र होता है वो किसका प्रतीक था, नहीं सॉरी, जो चरखा है उस चरखे को ही स्वावलंबन का प्रतीक माना जाता है। और अभी के समय में चरखा को हटा करके क्या रखा गया है, तो अशोक का जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उसमें जो चक्र दर्शाया गया है उसको अब रखा गया है तिरंगा झंडा। लेकिन पहले क्या होता था, जो गांधी जी तिरंगा झंडा बनाए थे उसमें क्या था, उसमें जो है चरखा को मध्य में दर्शाया गया। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत है। यानी कि जो गांधी जी जो तिरंगा झंडा बनाए थे और उस झंडे को लेकर अगर जुलूस में चलते हैं तो इसका मतलब क्या था कि आप जो है, जो अंग्रेजी शासन उस समय चल रही थी उसका अवज्ञा, यानी उसकी बातों को नकार रहे हैं। झंडा लेकर चलने का मतलब ये था कि आप जो है उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। ठीक है। इतिहास की पुनर्व्यवस्था राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी हमारा इतिहास जो है बहुत गौरवपूर्ण है और इसको जो है भारतीयों के सामने पेश करना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को कौन महसूस करने लगे थे, तो जो बुद्धिजीवी भारतीय थे। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे। यानी अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीय जो है क्या है, पिछड़े हुए हैं, खानाबदोश टाइप के हैं, यही कहकर जो है दबाया करते थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते हैं। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। यानी कि लोग जो है, जो पुरानी प्राचीन किताबें हैं उससे जो है अपने गौरव को ढूंढ निकालने का प्रयास करने लगे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया। यानी कि जो बुद्धिजीवी थे, जो लेखक थे, उन्होंने प्राचीन पुस्तकों से जो है भारतीय गौरव की कहानियों को निकाला, लोगों के बीच उसको प्रस्तुत किया और लोगों को यह बताया कि हम लोग का जो है इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। हम लोग जो है सभी विश्व में आगे चल रहे थे, विश्व गुरु के नाम से जाने जा रहे थे। हमारे देश भारत से ही जो है बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला। इस चीज़ को बताकर लोग जो है भारतीयों के बीच जो है एक उम्मीद पैदा कर रहे थे कि हम लोग फिर से आज़ाद हो सकते हैं। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। ये क्या समस्याएं थी? जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। ये भी एक समस्या थी कि जब हम लोग प्राचीन गौरव की बात कर रहे थे तो उसमें भी जो है दो समुदाय के बीच फूट की गुंजाइश दिखती थी, क्योंकि इसमें जो क्या था, तो हिंदुओं के जो है अतीत का गुणगान किया गया था जो प्राचीन पुस्तकें थी, तो फिर जो है इसमें मतभेद पैदा होने की आशंका थी। चलिए इस चीज़ को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये क्या कह रहा है स्रोत अंगा में, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। बताया जा रहा है कि छवियों का सहारा लिया जा रहा था, वे हिंदू प्रतीक थे। जिन छवियों का सहारा लिया जाता है वो हिंदू के प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। यानी गांधी जी क्या प्रयास कर रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों और साथ ही साथ अन्य लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। किसने? महात्मा गांधी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। यानी कि चूंकि लोग आंदोलन में हिस्सा तो ले रहे थे लेकिन उनका मकसद क्या था, अलग अलग था। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले पढ़ा है इसी अध्याय में, आप लोग जाके देख सकते हैं। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांग के कारण दूसरा समूह दूर न चला जाए। यानी कांग्रेस को इस बात का डर था कि हम लोग अगर एक समूह को अपने करीब लाते हैं तो दूसरा समूह कहीं दूर न चला जाए। इस चीज़ को भी कांग्रेस ध्यान दे रही थी। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरम आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी एक आंदोलन
शुरू किए, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ो की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। ये किसने नारा है? करो या मरो, महात्मा गांधी का जो कब दिए थे? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन समय ये नारा दिए थे गांधी जी। ठीक है, भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से हैं, अरुणा आशफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मंदाकिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। यानी कि 8 अगस्त 1942 से जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो शुरुआती दौर में जो है बहुत से बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, फिर भी ये आंदोलन जो है 1 वर्ष तक चला था। देखिए, ये चैप्टर जो है हम लोगों का समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और यहाँ जो है चित्र नंबर 14 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में औरतों का जुलूस दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे। ठीक है, और ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो उसको जरूर पूछ लिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ें समझ में